गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। एक बार फिर पूरी दुनिया में 7 दहाइयों से हल तलब मसले ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। हमास का इसराइल पर हमला और इसके असरात से पूरी दुनिया हिलकर रह गई। स्टॉक मार्केट्स नीचे आ गई। पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में ऊपर जाने लगी हैं। अरब ममालिक एक तरफ खड़े हैं, यूरोप और अमेरिका इसराइल का साथ दे रहे हैं। ये जंग कैसे खत्म होगी? इसराइल में 700 हलाकतों और 2500 के करीब जख्मियों की इत्तला है, जबकि फलस्तीन में 500 अफराद जान से जा चुके हैं और 2700 जख्मी हैं। अब तक 1.25 लाख के करीब फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। सबके असरात दुनिया पर क्या होंगे? हालात किस तरफ जाएंगे? मुल्क के अंदरूनी मामलात पर भी बात होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आज भी न हो सका। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। उधर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय हो चुकी है। उधर मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया है कि मैं बाहर और मेरा मुखालिफ जेल में हूं तो फिर लड़ाई का मजा नहीं आता। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों में रोज नया तड़का लग जाता है। मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएंगे तो झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इस्तकबाल की तैयारियों में नून लीगी वुज़रा कहीं नजर नहीं आते। सियासी सूरत हाल क्या इंडिकेट कर रही है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में खाम तेल की बढ़ती कीमतों पर भी बात होगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $88.39 तक पहुंच चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर से बढ़ जाएंगी। महंगाई का एक तूफान पाकिस्तानी अवाम का मुंतजिर है। अब फिर पेट्रोल महंगा होने के बाद क्या होने वाला है, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले के मामले का जिक्र। एहतिशाम साहब, दुनिया के बड़े बड़े मसाइल में एक और मसले का इजाफा हो गया। पूरी दुनिया की तवज्जो अब इस पर आ गई है। ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी और इसमें हमारा किरदार क्या होगा? भाई अभी जो आप बात कर रही थी इसराइल की 700 हलाकतें, मैं भी पढ़ के आया हूँ 2 मिनट पहले, तो 1000 से ज्यादा हो गई हलाकतें। तादाद बढ़ गई। ठीक है जी। अच्छा देखें, इसको बुनियादी तौर पे इस तनाज़ुर में देखने की जरूरत है कि 47 में 47 में हम आज़ाद हुए थे। 48 में डॉक्टर साहब, ये एक नासूर पूरी दुनिया का जो है ना वो अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर इसराइल को बना दिया। चलें बना दिया, उसके बाद फिर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब आज तक यही बात हो रही है कि जी रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन का 2 स्टेट का क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते। अब देखें, पहली बार 67 में पहली जंग हुई थी इनकी अरबों की और इसराइल की, और 8 दिन में तबाही फेर के चला गया था इसराइल। किसकी? इजिप्ट की, सीरिया की और जॉर्डन की। फिर उन्होंने बदला लिया। अनवर सदात की क़यादत में वो सदर थे इजिप्ट के, और अपने हाफिज अल-असद इजिप्ट में थे, सीरिया में थे, और जॉर्डन के शाह हुसैन थे। इन्होंने 73 रमज़ान बहुत बड़ी मशहूर है। वो कहते हैं बारलेफ लाइन, डॉक्टर साहब आपको याद होगा, इनविंसिबल। वो कहते थे इसको क्रॉस नहीं कर सकता। उन्होंने तोड़ा और जनाब उसके बाद वो जंग गोल्डा मेयर ने ख़त्म करवाई, माफ़ करवा के कि जी जान छुड़ाई जाए। 15-16 दिन के बाद जंग खत्म हो गई। उस वक्त बड़ा क्रिटिसिज्म होता था इस पे इसराइल पे कि जी आपकी डिफेंस, आपका दुनिया जान का असला और फिर आपकी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस वो किधर गई। आज एक मुद्दत के बाद आपने देखा, जब 2007 में ये तनाज़ा डॉक्टर साहब बहुत बड़ा, जब हमास का इलाका इन्होंने बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया और वहाँ $1 बिलियन लगा के ना वो एक दीवार बनाई और दुनिया जहाँ का जुल्म कर रहे थे। ये उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था जो उन्होंने किया। अब असल सवाल है कि जो हम बात कर रहे थे कि तारीख का कहते हैं इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ जो उनका हुआ। पूरी दुनिया को अनवर रज़ा ये अपना सिस्टम इंटेलिजेंस का बेचते हैं। पेगासस टेलीफोन, वो जनाब वो देखें, जो सारी टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हैं कि जो लोगों की सर्वेलेंस करती है इसराइल की। अब हुआ क्या है? अब चलें, ये तो हो गया, सख्त बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया। CNN, BBC और रात दिन, और उनके अपने एनालिस्ट उनको कह रहे हैं कि कहाँ गया, क्या किया। अब सवाल है कि जी व्हाट नेक्स्ट। अभी देखें, 57 ममालिक हैं मुसलमान, सिर्फ कतर ने और डॉक्टर साहब ईरान ने कंडेम किया है। पूरी मुस्लिम दुनिया खामोश बैठी। हम सब ने कहा कि जी सियासी हल ढूंढें, ये करें वो करें। अच्छा, मैं एक सुन रहा था एक अमेरिकन एनालिस्ट का, उन्होंने कहा इस क्राइसिस का फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। उन्होंने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा पाकिस्तान बड़ी तकलीफ में था, बड़ी मुसीबत में था कि इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा अगर सऊदी अरब ने कर लिया। अब उन्होंने कहा सऊदी अरब पे बड़ा शदीद दबाव आएगा, इसलिए आएगा दबाव के भी ये अनरिजॉल्व रहता है मसला, तो आप कैसे सुलह कर रहे हैं। देखिए, अब मसला हमारे लिए है कि अब अभी आपने जो बात की, हमारे जैसे वर्ल्ड बैंक जिसको पाकिस्तान को गरीब मुल्क डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, अब ये 85 से $88 बैरल हो गई है, ये ऊपर जाएंगी। स्टॉक मार्केटें बुरा हाल हो गया है, हमारे लिए मुश्किलात दर मुश्किलात। असल बात यह है कि जी इसका मसले का हल ढूंढा जाए। अमेरिका नाकाम हो गया सिक्योरिटी काउंसिल में कल अपनी मर्जी का रेजोल्यूशन पास करना है,
और रशिया ने भी मना कर दिया और चाइना ने भी मना कर दिया अभी कि दुनिया नहीं, हमें कंडमनेशन तकसीम नहीं होती नजर आ करें। रही है। मेरा ख्याल है इस पे ये अभी कॉन्फ्लिक्ट ऊपर जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से अमेरिका वेस्टर्न के साथ खड़ा है। अब देखना ये कि कौन बीच में आएगा, क्योंकि इजरायलियन तो फैसला कर लिया है कि हम तबाही फेरेंगे, वो तो निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। और अल्लाह उनको करे तो शायद बहाना चाहिए था ना, उनको तो एक वजह मिल गई दोबारा हमला करने की हमास के ऊपर या फलस्तीन के ऊपर। डॉक्टर साहब, मोसाद एक बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे भी शाम साहब ने भी कहा कि बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। आपको याद होगा 80s में जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में जब इंडिया ये क्लेम करता था कि पाकिस्तान एटमी बम बनाने की तैयारी कर रहा है, वो मोसाद की इंफॉर्मेशन पे बहुत रिलाय करते थे। इस पे इंडिया एक पूरी फिल्म बना चुका है, आपके सामने है सारी सूरत हाल। अभी तनाजा खड़ा हो गया, इंटेलिजेंस फेलियर था, सामने आ चुका। यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है और ऐसी सिचुएशंस में यूनाइटेड नेशंस का किरदार क्या होता है? देखिए, मामला थोड़ा सा गंभीर है। 75 साल की तारीख, एहतशाम साहब, ये एक नक्शे में, एक पेज के अंदर ये 75 साल की तारीख सामने आ जाती है। जो हमास ने किया वो क्यों किया, असल सवाल क्यों किया? देखिए, 1946 में ये पूरा फलस्तीन था, इतना बड़ा इलाका। 1947 में जो यूएन का प्लान आया था, उसमें 2 रियासती सोल्यूशन था। हाँ। उसमें फलस्तीन बड़ा था इजराइल से, ये दूसरा वाला नक्शा है। और तीसरा वाला है 1967 का, जिसमें फलस्तीन छोटा सा रहता है और इजराइल बहुत बड़ा बन गया। और आज क्या हाल है कि फलस्तीनी जो हैं वो बटे हुए हैं। वो हमास जो है वो हुक्मरानी कर रहा है गाजा ट्रिप के ऊपर, और जो अल फतेह, वो पीएलओ, जो यासिर अराफात साहब फलस्तीन टेरिटरीज में वो कर रहा है आपके वेस्ट बैंक के ऊपर। अब अगर आपने 75 साल से किसी का मुल्क छीन लिया हो, हाँ। इस तरह छीन लिया हो, तो फिर आपका लावा तो उबल रहा है। बिल्कुल ऐसा और है। वो लावा उबल के सामने आया है। इसकी एक तो इंसानी एंगल है जो हमने, एक इसका सियासी एंगल भी है कि ये टाइमिंग क्यों, आज क्यों हुआ या कल क्यों हुआ, इस वक्त क्यों हुआ। आज तीसरा दिन देखिए, यहाँ पे सऊदी अरेबिया और इसराइल के आपस में जो दोस्ती के मामलात आगे बढ़ रहे थे, और जो प्रेसिडेंट बाइडेन का इलेक्शन का प्लान है, देखिए अगले साल इलेक्शन है अमेरिका उसके लिए बड़ी मुसीबत है। उसके लिए ये कह रहा था कि मैं सऊदी अरब का और इसराइल की सुलह करवा दूंगा और उसको एज प्राइज लेके जाऊंगा अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर और फिर इलेक्शन जीतूंगा। तो वो मामला जो है वो रुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक सबक इसके अंदर, पाकिस्तान के लिए एक सबक, देखिए, फलस्तीनी हम इस्तेमाल तो कर देते हैं वक्त, लेकिन ये बहुत बुरी तरह बटे हुए हैं। हाँ। इसमें से कोई 20 लाख हैं जो गाजा स्ट्रिप में रहते हैं, जिनके ऊपर हमास हुक्मरानी करता है, और 30 लाख हैं जो वेस्ट बैंक में रहते हैं, जिनके ऊपर पीएलओ हुक्मरानी करता है। महमूद अब्बास सदर हैं। महबूब अब्बास साहब की जो हुकूमत है उसको कहा जाता है कि बहुत ही करप्ट हुकूमत है। जो फलस्तीनी वहां रहते हैं वो उनके ऊपर बार बार इल्जाम लगाते हैं कि जितनी एड आती है ये खुद खा जाती है पार्टी वाले। सही। जो हमास जहां हुकूमत कर रहा है वहां पे बहुत सारे मुल्कों ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। ठीक। तो ये दोनों बटे हुए आपस में नहीं मानते हैं। देखिए, ये जब तक वेस्ट बैंक वाले और गाजा वाले फलस्तीनी मुत्तहद नहीं होंगे, इनको मुल्क, एहतशाम साहब, अनवर साहब, नहीं मिलेगा। ठीक है। ये हमारे लिए सबक ये है कि अगर आप बट जाते हैं, लेकिन माजरत के साथ डॉक्टर साहब देखें, सियासत में जो कहते हैं गलतियां जो है ना वो बड़ी आपको भुगतनी पड़ती हैं। टाइमिंग की बात होती है। मुझे अच्छी तरह अनवर याद है कि ये यासर अरफात और इसहाक राबिन उस तक इजराइल के सदर थे। जिमी कार्टर ने गालम उनको वहाँ बुलाया था, सारी चीज़ें तय होगी। 2 स्टेट का नजरिया वहाँ से शुरू हुआ। थोड़ा सा ज़मीन का फ़र्क था। देखें, अनवर सदात ज़हीन आदमी था, उसने सिनाई का आधा इलाका जंग करके लिया, आधा इलाका जब सुलह होगी तो उन्होंने लिया। तेल से भरा हुआ इलाका था। अब यहाँ पे आके यासर अरफात साहब जो है ना वो अड़ गए कि नहीं, मेरी शराइत पे हम। देखिए, यानी जब मौका बाकी था अरब तो भी इन्होंने नहीं, उसको- जो यूएन का उसका प्लान फायदा नहीं था उठाया। उसमें बाकी अरब भी उन्होंने इनकार कर दिया। वो 2 रियासत वहां 2 रियासतें बन रही थी। मेरा कहना ये है अनवर साहब कि जब तक ये फलस्तीनी बटे रहेंगे हमास में तब तक और मसला पीएलओ हल में, नहीं होगा। देखिए, हम लोग इकट्ठे थे, हमें एक मुल्क मिल गया। ठीक। जब तक फलस्तीनी बटे रहेंगे इनको नया मुल्क नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब, अभी फलस्तीन की जो सूरत हाल है और अगर आप दूसरी तरफ कश्मीर की सूरत हाल को रखें, आपको क्या फर्क नजर आता है दोनों तरफ? इधर कश्मीर है, इधर फलस्तीन है। ये जो कश्मीर और फ़लस्तीन का मामला है, कश्मीरी जो हैं उनको भी दहशतगर्द करार देने की भारत बड़ी कोशिश कर रहा है, और इधर गजा में जो कुछ हो रहा है, हमास और जो इसराइल भी यही कर रहे कहता हैं, है। ये वो भी यही कहते हैं। एक तो ये कॉमन है यहाँ पर, और इनको हम आज़ादी की जंग कहते हैं, फ़लस्तीन में भी और कश्मीर में भी कराते थे, दोनों पे। हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमास को पूरा प्लान करके मुनज़्ज़म तरीके से या तो ये अटैक करना चाहिए था। देखिए, अब इस तरह नहीं, तो कमजोर ये प्लान नहीं था। वो सोच ही नहीं सकते थे कितना बड़ा हमला हो जाएगा। इंटेलिजेंस फेलियर है उनका। लेकिन अब इसके बाद जो आप उसकी तबाही के आसार दिखे ना, जो मजलूम फ़लस्तीनी हैं
उन पर जो जिस तरह बमबारी है, मुझे बताइए कि जो बुलंदो बाला अमारात है उनको तबाह किया जा रहा है, इंसानों को मारा जा रहा है, 1100 से ज्यादा हलाकतें हैं और 2000 से ज्यादा जख्मी हैं, शायद इससे भी ज्यादा 2700 के करीब। अब मुझे बताइए कि वहाँ पर जो मजलूम कश्मीरी हैं, जो फलस्तीनी हैं, उनका क्या होगा? देखिए ना, हमास ने तो अटैक कर दिया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है डॉक्टर साहब की ये बात दुरुस्त है कि देखिए इनमें है, उनकी वजह से इनको नुकसान पहुंच रहा है। अगर ये इकट्ठे होते और इस तरह मुनज़्ज़म तरीके से, कहने का मतलब था कि अटैक करते मिलकर, फिर शायद इसके रिजल्ट्स और होते। और दूसरी सितम ज़रीफ़ी की बात यह है, श्याम साहब आपने इसका जिक्र किया कि हमारे जो OIC है वो कहाँ पर है, हमारे इस्लामी ममालिक जिन्होंने यहाँ पर रद्देमल देना था, सिर्फ 57 ममालिक और सिर्फ कतर और ईरान ने खुलकर बात की और उन्हें हमास की हिमायत का। देखिए हमारे ममालिक कहाँ पर है, यहाँ पर तो उन्हें यूनिटी शो करनी चाहिए थी। यही वजह है जब कश्मीर का मामला आता है तो हम सारे जो इस्लामी ममालिक का खामोश होते हैं, पैलेस्टाइन की बात आती है तो सारे ममालिक खामोश होते हैं। और ये बात दुरुस्त है कि इसका देखे ना, पाकिस्तान को इसका नुकसान भी पहुंच रहा है। फायदा तो चले ये है ना पोलिटिकली कि आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ना था, वो पता नहीं कब की बात है, लेकिन माशी तौर पर इस तरह के जो हालात पैदा होते हैं आलमी मार्केट में, आपको पता है कि तेल की प्राइस बढ़ेगी, पाकिस्तान पहले ही बड़े बुरे हालात हैं, यहाँ पर उसका असर जरूर होगा। और दूसरी बात देखिए, हमारे यहाँ तमाम OIC का इजलास होना चाहिए था, नहीं हुआ। और जो सलामती कौंसिल का इजलास है वो बेनतीजा इसलिए निकला। हालत पता है क्या लोग कहते हैं, OIC जी बिल्कुल ठीक है जी, ऐसे ही है। देखिए ना, अब ये बात दुरुस्त है कि सऊदी अरब को जो इसराइल को तस्लीम करने की बात थी, उसके बारे में अगर वो करता तो पाकिस्तान को भी यकीनन कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ना था, कोई फैसला करना पड़ना था मजबूरन। और लेकिन अब ये है कि अब भी कम अज़ कम तमाम जो मुस्लिम उम्मा है उन्हें इस मामले पर, कश्मीर और पैलेस्टाइन के मामले पर बैठकर अपना OIC का इजलास बनाना चाहिए। उन्हें पाकिस्तान जो मुस्लिम उम्मा है वो बड़ी ताकत में है और ये नहीं हो सकता। देखिए ना, सऊदी अरब कितना करीब है। अच्छा, मुस्लिम ममालिक की खामोशी की एक वजह मैं चाहती हूँ जुल्फिकार साहब का भी इसमें कमेंट ऐड कर लूं। जुल्फिकार साहब, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक ये अटैक कंसिडर होता है जो हमास ने किया, उसके पीछे एक पूरी तारीख है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद से, जब से यहूदियों की आबादकारी शुरू हुई, आप किसी की सरजमीन को छीन लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, लोगों को उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल करने लगेंगे, तो रिटेलिएशन एक ना एक दिन आएगी। ये वो दिन था जब वो लावा भर चुका था और फटने को था। वो 700 रॉकेटों के साथ एक इतना मुनज़्ज़म हमला तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था, जिसको मोसाद भी डिटेक्ट नहीं कर सकी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत मुनज़्ज़म कार्रवाई थी, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या कैलकुलेट किए थे हमास ने? मेरा ख्याल है कि एक बड़ी मुनज़्ज़म कार्रवाई है। जिस तरह खुशकी से हमला किया गया, समुंदर से हमला किया गया, फजा से पैराग्लाइडर्स के जरिए हमला किया गया, और मोसाद का आप कह रही हैं कि इतनी बड़े इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो नाकाम नजर आया। इसका मतलब है कि तो बाकायदा था। अब अगर इसकी बात कर लें कि पूरी दुनिया जब तक जालिम और मजलूम में फर्क नहीं करेगी और जब तक मज़ामती तहरीक दुनिया की नजर में जुल्फिकार साहब इस वक्त हमास की तरफ से वायलेशन की गई, अटैक किया गया, दुनिया की नजर में तो पहले ही वो टेररिस्ट है, पहले ही दुनिया उनको टेररिस्ट ही कहती है, आज भी कह रही है। सवाल ये है कि ये कल तक ये जो इजरायली आए थे, मैं इनकी पुरानी तस्वीरें देख रहा था, जिस तरह ये कतबे लेके फलस्तीनियों के सामने गड़गड़ा के माफिया मांगते हुए ये एंटर हुए थे कि हमारे साथ जर्मन्स ने बहुत जुल्म किया है, खुदा के लिए हमें अपनी सरजमीन पे पनाह दे दो। ये खवातीन भी कह रही थी, बच्चे भी कह रहे थे, बड़े भी कह रहे थे, और उन्होंने पनाह दी। और उसके बाद नतीजा ये निकला कि उनको ही वहां पे बेदखल कर दिया। कभी उनका पानी बंद कर देते हैं, कभी उनकी फूड बंद कर देते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, और आज फिर बंद कर दी एक दफा। वहां तो वो बेचारे तो रोज मरते हैं और रोज जीते हैं। उनके पास ऑप्शन क्या है कि अगर आपने एक जेल में उनको 23-24 लाख लोगों को एक जेल की जिंदगी उनको दे दी है, वो बेचारे एक गली से दूसरी गली में नहीं जा सकते, एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जा सकते, तो आप मुझे बताएं कि इसके बाद उनके पास ऑप्शन थी क्या? There's no option. देखें जिस तरह ये अटैक हुआ है और इस पे जिस तरह टर्की ने बात की है, जिस तरह रशियन प्रेसिडेंट ने भी बात की है, और जिस तरह कतर बात कर रहा है, ईरान बात कर रहा है, मैं समझता हूं कि ये इसकी टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस इशू के ऊपर तो कुछ अमेरिकन बड़े, बाइडन और कुछ और लोग नोबल इनाम प्राइज लेना चाह रहे थे कि जी हम इस मामले को सेटल करेंगे। सऊदी अरब के अंदर बैठे कुछ लोग नोबेल प्राइज का वेट कर रहे थे कि आने वाले दिनों में ये मामला हम सेटल करेंगे और उसके नतीजे में दुनिया के बड़े किंग कहलवाएंगे और बड़े लीडर बनेंगे। ऐसे मौके के ऊपर
یہ سارا اٹیک ہوا ہے، اس کا براہ راست تعلق امریکن الیکشن پہ ہوگا، دنیا کی معیشت پہ ہوگا، دنیا کی سیاست پہ ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وار اگر مڈل ایسٹ کے باقی ایریاز کے اندر پھیل گئی تو یہ ورلڈ وار کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ لیکن ایک نوحہ جو ہم شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں او آئی سی کا کہ وہ مردہ گھوڑا ہے، آج اس ایشو کے اوپر پھر انہوں نے ثابت کیا کہ نیٹو تو سارا نیٹو ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، بحری بیڑا انہوں نے بیچ دیا، اس کے باوجود اسلامی ممالک جو ہیں وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، زبانیں ان کی خاموش فلسطینیوں کی ہیں۔ مدد کم از آن کم گراؤنڈ آپ اس وقت کوئی بھی مورلی تو ان نہیں کے کر رہا۔ ساتھ کھڑے ہوں، مورلی تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حماس نے جتنا بڑا اٹیک کیا ہے اور اس کے بعد جو وہاں پہ سچویشن ہے، ایون انڈین میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ گھر کے اندر گھس کر مارنے کا اگر طریقہ کسی نے بتایا تو حماس نے بتایا، اور اسرائیلیوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ گھر میں گھس کر مارتے کیسے ہیں۔ تو دیکھیں حماس نے تو اپنا کام کر دیا، اب یہ معاملہ سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مذہبی بھی ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اچھا، اس کے دو تین ایسپیکٹ ہیں، یہ سیاسی بھی ہے، یہ مذہبی بھی ہے، اور پھر آزادی کا معاملہ بھی ہے۔ احتشام صاحب، پوری دنیا میں اس وقت جنگ چھڑنے کی باتیں چل رہی ہیں، عالمی جنگ کی طرف، ابھی جیسے ذوالفقار صاحب نے بھی کہا کہ صورتحال جا سکتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن ایسی ہو جائے گی آنے والے دنوں میں عرب ممالک ورسز یورپی ممالک؟ دیکھیں، معذرت کے ساتھ جنگ کے اثار تو پوری دنیا میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اکنامک وار اس جگہ پہ لے کے چلی گئی ہے، پھر اپنا کیا کہتے ہیں چائنا کو اور رشیا کو اور امریکہ کو اور یورپ کو، امریکہ کو آپ دیکھیں امریکہ کی اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ اس کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو $33 ٹریلین کے ان کے قرضے ہو گئے، لیکن اثرات پوری دنیا پہ نہیں آئیں گے سر؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ فلسطین کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا؟ اسرائیل کے ساتھ تو جو لوگ ہیں وہ تو اعلان کر رہے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال بن رہی نا وہ تو بڑا واضح طور پہ بنی ہے کہ اس وقت اسرائیل کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں فار رائٹ حکومت ہے وہاں پہ، جو ایکسٹریمسٹ ریلیجس وہ ہے نا یہودی، وہ ایک پارٹی بنے ہیں ان کی حکومت کی، تب وہ نیتن یاہو نے حکومت بنائی ہے۔ ان کے لیے اتنی مشکلات ہیں، وہاں پہ تو لاوا پک رہا ہے کہ جی بدلہ بدلہ، ریونج ریونج، اور نیتن یاہو صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ کر کے رہیں گے، ہم تو یہ اب اس کی جنگ ختم اپنی مرضی سے کریں گے، وہ تو میسج دے رہے ہیں کہ جی جتنی بے عزتی ان کی ہو چکی ہے وہ چاہتے ہیں نہتے لوگوں سے وہ بدلہ لیں برے طریقے سے۔ اگلا سینیری جو بننا ہے، اب لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے کہ یورپین یونین والے بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ تنازع اگر آگے بڑھا تو ہمارے لیے مشکلات ہوگی۔ دیکھیں پہلے ہی برے حالات میں ساری دنیا جا رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ اس طرف لوگ جائیں گے۔ ہاں یہ امریکی چلاکی ضرور کریں گے کہ پورا موقع دیں گے ان کو کہ ان کے ہاتھ بازو توڑ کے تو پھر اس کے بعد جنگ بندی کریں، لیکن میرا خیال ہے وہ پہلے ہاتھ ہی جو جتنی بے عزتی ہوگی ہے اسرائیل کی وہ اس سے جان چھڑانی مشکل ہوگی۔ دوسرا یہ بات، یہ ان ریزالو ایشو ہے، اس کو جب تک نہیں سیٹل کریں گے یہ ان کی جڑوں میں بیٹھا رہے گا۔ آپ کتنے نیتو لوگوں کو ماریں گے؟ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ جتنی آبادی تیزی کے ساتھ فلسطینیوں کی بڑھتی ہے دنیا میں کم لوگوں کی بڑھتی ہے، وہ بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، وہ جناب اس کے بعد جوان بن کے لڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ مسائل اسرائیل کے لیے جن کی آبادی 70-75 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے پوری دنیا کو سوچنا پڑے آپ گا۔ انکریج کریں فلسطین کو آبادی بڑھانے پہ فوکس کرنا ہے؟ نہیں وہ یہ کر رہے ہیں، ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ کام خود ہی کر رہے ہیں، ان کا ایک خیال ہے۔ جہاں تک اس میں بھی ایک تفریق ہے، جو اسٹیٹ آف پیلسٹائن ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر چکا ہے۔ جی ہاں کر چکا ہے، ہم نے نہیں کیا، اسٹیٹ آف پیلسٹائن کر چکا، حماس والوں نے نہیں کیا۔ تو وہ بڑی، جس طرح اسرائیلی بٹے ہوئے ہیں 50% پیلسٹائن کے اندر جو ڈویژن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز اگر آپ، اسرائیلی بھی بٹے ہوئے ہیں اور فلسطینی بھی بہت بری طرح اچھا ڈاکٹر صاحب اس تقسیم کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اگر آپ اپنے کامنٹ میں ایڈ کر لیں، وہ یہ کہ آج جب نیتن یاہو نے اعلان کیا باقاعدہ جنگ کا، انہوں نے کہا کہ یہ نہ ختم ہونے والی جنگیں تیار ہو جائیں، اور انہوں نے اپنی کیبنٹ سے مشورہ نہیں کیا، طویل جنگ کی بھی بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ یورپی ممالک کی شرح پہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ پھیلے گی، میرا ذاتی خیال ہے، کیونکہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ جنگ پھیلے۔ اسرائیل بھی نہیں چاہتا کہ یہ اس کے بارڈر سے باہر جائے۔ اسرائیل کے لیے یہ تھریٹ ہے، یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، یہ غیر ریاستی ایک طاقت ہے حماس جو ہے، یہ ریاست نہیں ہے۔ یورپین یونین بھی نہیں چاہتا، امریکہ بھی نہیں، ایران بھی نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ اسرائیل کے بارڈر سے باہر پھیلے۔ تو جنگ تو میرا خیال ہے کہ یہ کنٹین رہے گی، یہ پھیلے گی نہیں۔ وہ جو ورلڈ وار والا معاملہ اگر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، میرا نہیں خیال اس جگہ نہیں کہ پہنچے، وہاں تک معاملہ نہیں جانے والا، کیونکہ اسرائیل میں یہ تو باقی عرب ملکوں میں بھی نہیں جانے یہ تو یہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے نہیں آئیں گے، اسرائیل کی مدد کوئی نہیں کرے گا، فلسطین کی مدد کوئی نہیں کرے گا۔ فلسطین کی تو حزب اللہ اور ایران مدد کر رہے ہیں۔ حزب اللہ انٹر ہو جائے، جو لگ رہا ہے کہ ہو گیا انٹر، حزب اللہ انٹر ہوگا، لیکن یہ اسرائیل کے ارد گرد کے بارڈر تک رہے گی اور نہیں جائے گی۔ لیبنان کو بھی انہوں نے اٹیک کیا وہاں پہ بھی کہ حزب اللہ، کیونکہ وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح
जो जवाबी कार्रवाई होगी इसराइल की तरफ से, देखिए इसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए कि इसराइल की फौज जो है वो बहुत ही ताकतवर फौज, ये यहाँ पे जो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमास का गाजा के अंदर उसको तबाह कर देंगे, बेशुमार हलाकतें होंगी। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि ये 3 हफ्ते और 3 महीने के दरमियान की जंग, एक एज उससे है, ऊपर नहीं जाए। हमास को एक एज है, वो जो कहा रहा ना 2 से 3 जर्नैल और बहुत सारे लोग जो है ना उन्होंने गिरफ्तार किए हैं और ऐसी जगह ले गए, वो कहते हैं कि कभी इनको नहीं पता चलेगा। तो जिस तरीके से उनके यहाँ कोरोना है ना कि वो कहते हैं जी 100 फलस्तीनियन मारे जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक की वैल्यू हमारी इजराइल की ज्यादा, वो इनको मजबूर करेंगे। उनके पास बार्गेनिंग चिप है, बट मेरा जाती ख्याल ये है कि ये 3 हफ्ते से 3 महीने की जंग है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे आप तेल की कीमतों की बात कर रहे थे, और मेरा ये ख्याल है कि अगर तो ये 3 हफ्ते की जंग रहती है तो तेल की कीमतों में कोई खातिर खा बहुत ज्यादा किस्म का इजाफा नहीं आएगा। ठीक है अनवर साहब, 3 महीने से 3 हफ्ते के बाद आप फलस्तीन और इसराइल की सिचुएशन क्या देखते हैं? देखिए जो इसराइल कर रहा है और उसके साथ अमेरिकन जो है उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर उनके साथ खड़े हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। देखिए कि या तो हमास को मुकम्मल तौर पर आप एलिमिनेट कर देना तो फिर भी है, जब तक हमास है, हिजबुल्लाह है और जब तक ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं तो उस वक्त तक तो ये मामला चलता रहेगा, जब तक आप इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि अब अमेरिकन को और बाकी लोगों को इसका हल निकालने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, हल नहीं निकालेंगे, तो ये जंग तवालत भी इख्तियार कर सकती है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि 3 हफ्तों से 3 महीने तक हो सकती है, तो क्या इसका मतलब ये कि दोबारा नहीं होगी? दोबारा भी होगी। लिहाजा मसले का हल निकालना है, और हल किसने निकालना है? अमेरिकन ने निकालना है। देखिए वो इसराइल की बैकिंग पे है, और अगर आप बात करें बहुत ज़्यादा अमेरिका में बहुत ज़्यादा जो तगड़े लोग हैं वो सारे इजरायली हैं, जो उनकी इकोनॉमी को भी उन्होंने सहारा दिया हुआ है और बड़े इन्वेस्टमेंट की भी है अमेरिका के अंदर। न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, हाँ जी, सारा कुछ उनका उन्हीं मीडिया का भी उनका अपना है। अच्छा अब है कि ये तो अमेरिकन ने करना है, वो अपने इंटरेस्ट को देख रहा है। क्या जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको अपने इंटरेस्ट नहीं देखने चाहिए? उन्हें अपने मुसलमानों की हालत का ख्याल नहीं करना चाहिए? उन्हें भी करना चाहिए। अगर वो स्टैंड ले तो मैं समझता हूँ कि फिर ये मामला हल भी हो सकता है। देखिए हदबंदी करनी है, और इसराइल जिस तरह आबादकारी कर रहा है यहूदियों की वहाँ पर, उसको रोकना होगा। और जिस तरह वो मजहबी मकामात देखे ना कि मस्जिद अक्सा की बेहरमती कर रहा है, वहाँ पर बमबारी की जा रही है, ये मजहबी जो जज्बात है पूरी दुनिया में मुसलमानों के वो उभरते हैं, और उस पर शायद वो रद्दमल भी देते हैं। और नहीं, वो रद्दमल का हमने तो कभी नहीं देखा। ये रद्दमल बमबारी के लिए किसी ने पाकिस्तान में आबादकार अब भागना शुरू हो गया। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में क्या ये करते हैं मजहबी जमातें जो हैं, वो है कई जुमे के रोज बड़े बड़े लंबे जुलूस निकालते हैं, तकारीर में बात करते हैं, इजहार तो इसका किया जाता है अपने गुस्से का, अपने जज्बात का। इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने अपनी आवाज को बुलंद करना, देखे ना जो आप अपनी वॉइस तो रेज कीजिए ना। इजराइल का और अमेरिका का झंडा जलाया गया, इससे फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों के जज्बात हैं और उसका वो इजहार भी करते हैं, लेकिन मुसलमानों के जज्बात अपने मुल्क में जागते हैं ना, उधर उधर क्या करें? नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि वो बंदूकें पकड़े और उधर चले जाए, अपनी जाने गवाए वहां पर जाकर? भाई यहाँ आपका क्या ख्याल है? मैं भी बंदूक लेके वहां पे चला जाऊँ? टीटीपी वालों को तो वहां पे नहीं देखे ना, यहाँ पे वो भी तो नहीं वाले तो साहब का बयान बड़ा स्टेट एक्टर्स है ना, टीटीपी वाले भी। तो इस तरह तो फिर इनको उधर भी जाना चाहिए, कश्मीर को वहां भिजवा दी। नहीं तो उनको कश्मीर क्यों ना भिजवाइए, इतनी दूर भिजवाइए। रहमान साहब जो है ना उन्होंने बयान दिया है कि जी हमास वालों को चाहिए कि बुनियादी हकूक और लोगों को ना मारे, बूढ़ों को ना मारे, ये ना मारे। ये कौन सी बात है? जंग में मुझे बताएं, क्या इसराइल जो फिजाई हमले कर रहा है उसमें बच्चे बूढ़े? लेकिन आज एक वीडियो सोशल मीडिया पे आई है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि वो किसी खातून की बेहुरमती नहीं कर रहे, किसी घर के अंदर जाने के बाद वो बिल्कुल भी उन्होंने कवानीन को मलूज़े खाते रखे। हमारे मजहब में बताया जाता है कि जंग के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं। आप ग़ज़वा ओहद को देखें, ग़ज़वा बदर को देखें, तो उसमें भी अब वो जंगें नहीं रही, अब तो माशी जंग शुरू हो चुकी है। हमास ने वहाँ पे बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की हैं, लेकिन जो वीडियोज आ रही हैं वो ये शो नहीं। अच्छा लेकिन मुझे ये बताएं, नहीं ये कैसी बात है? मुझे इसकी नहीं वैसे एक मिनट समझ आती कि आप जंग है, जंग में आप कह रहे हैं कि इंसानी हकूक की वायलेशन ना हो, ये कौन सी जंग है? फिर ये जंग तो नहीं, तो फिर बिल्कुल आप अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे दोनों तरफ से हो रही है ना। नहीं जंग में कुछ नहीं बराबर देखा, जंग में ये नहीं देखा जाता कि आपने दूसरे का दुश्मन का नुकसान करना होता है, वो कम करें या ज्यादा करें। लिहाजा जंग किसी का नाम कौन ये भी आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन जुल्फकार साहब का कमेंट ऐड कर लूं, हम सबकी तो यहाँ पे बातचीत हो जाती है। जुल्फकार साहब थोड़े से दूर बैठे हुए। जुल्फकार साहब, सूरत हाल आपको क्या नजर आती है आइंदा चंद दिनों में? अभी अनवर साहब कह रहे थे कि जिन्होंने फैसला करना है अमेरिका वगैरह ने, उन्होंने फैसला कर लेना चाहिए उनको। मसला ये है कि फलस्तीन के बिहाफ पे फैसला करने वाला कोई नहीं है। फलस्तीन श्रिंक होता गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी आपने देखा कि
तकसीम है फलस्तीन, मुख्तलिफ जगहों पे मुसलमान आबाद हैं, लेकिन जो बड़ा इलाका है वो इस वक्त इसराइल घेर चुका है और उसके ऊपर फैसला करने वाला अमेरिका, उसका सपोर्टर, फिर आप बरतानिया, कनाडा और दीगर यूरोपीय ममालिक की बात कर लें, सब तो इसराइल के सपोर्टर हैं, तो फलस्तीन के लिए कौन आवाज उठा रहा है? सऊदी अरेबिया को भी जमा कर दें आप इसके अंदर। चले उसको भी जमा कर दे। सलमा बड़ा शुक्रिया, आपने लाहौर का ख्याल किया बिलाखिर। देखिए, एक तो जुल्फकार रात फौरन दिल ला लेना, मैं देख रहा हूं। वीडियो मैं देख रहा था कि एक वीडियो कुछ मुजाहिदीन वहां पे भी पहुंचे हैं और उसके ऊपर उन्होंने फलस्तीनी झंडा भी लहराया है। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल के पास बहुत वसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी बहुत बड़ी फौज है और इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका दुनिया की पावर उनके साथ है, लेकिन जंगें जज्बे के साथ लड़ी जाती हैं। जिस तरह पैनिक मैं इसराइल के अंदर देख रहा हूँ, एयरपोर्ट उनके भर गए हैं और लोग वहां से भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ हमास के लोग पैराग्लाइडर से वहां पे जंप इन कर रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं और लैंड कर रहे हैं और मरने के लिए और मारने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ये फर्क है। तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल इन बमों से, इन शेलिंग से इस जज्बे को शिकस्त दे सकता है। आखिर हमास का भी कोई ट्रेनिंग सिस्टम होगा, कहीं पे ये लोग 6.5 फीट के जो लोग हैं, जो आप वीडियोस के अंदर देख रहे हैं, जो जाने कुर्बान करने के लिए वहां पे जा रहे हैं और मरने मारने की मौत से बिल्कुल ही शहादत की आरजू लेके वो फ्रंट फुट के ऊपर जा रहे हैं। हाँ। तो मैं समझता हूं कि ये इतनी आसानी से नहीं है, उसके पीछे भी कुछ ताकतें हैं। बल्कि आज तो पता नहीं को कह रहा है कि वहां अमेरिकन असला वो यूज कर रहे हैं, कोई कहता है फलाना असला यूज कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने मनोरम अटैक फर्स्ट टाइम किया है, जिस तरह उन्होंने अटैक किया है, ये इजराइल को देखे ना, वो बुखला गया एक तरह से। हाँ। जिस तरह मैंने पहले कहा कि इंडियन मीडिया इस पे चीख रहा है। और अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, दो खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो साजिद तारड़ साहब जो ट्रंप के मशीर थे पाकिस्तानी निजात, उन्होंने मजम्मत की है फलस्तीन की और कहा कि जी हम इसराइल के साथ हैं। वो वहां पे मुस्लिम ऑफ अमेरिका एक तंजीम है, उसके चेयरमैन है, अमेरिका में होते हैं। दूसरा अभी ट्वीट आया है कि जिसमें MBS ने ऑफर किया है कि वो इस मामले को नेगोशिएशन के जरिए, उन्होंने जोर दिया इस पे कि इस मामले को नेगोशिएशन के जरिए हल करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से चूंकि मामला इस स्टेज के ऊपर चला गया, जो तवज्जो इतने सालों से पूरी दुनिया नहीं दे रही थी इस मसले पे, हमास के सेक्शन के बाद पूरी दुनिया का नंबर 1 मसला बन गया। तो हमास एक तरह से ठीक है, उन्होंने जाने कुर्बान की, उन्होंने मरे भी और मारा भी, लेकिन पूरी दुनिया को टेंशन देने पे वो कामयाब हो गए हैं। अब या तो इस मसले का फौरी हल होगा और या ये मामला आगे चलेगा। मामले का हल होना लेकिन जरूरी है ताकि मजीद इंसानी जाने जाया ना हो और किसी न किसी अमन की सूरत हाल पैदा हो उन ममालिक के अंदर भी, और पूरी दुनिया पे जो इम्पैक्ट आ रहा है स्टॉक मार्केट में या तेल की कीमतों में, वो भी कम से कम हो ताकि एक आम आदमी इससे कम से कम मुतासिर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक फैसला एक्सपेक्टेड था, वो नहीं आया। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पे फर्द जुर्म की तारीख तय हो गई और साथ ही साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल में भी कुछ हलचल जारी है। नवाज शरीफ के आने की खबरें हैं, पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जुल्फिकार राहत साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आज नहीं हो सका। कहा जा रहा था बेशक रात 12 बजे तक बैठना पड़े, इसको हल करेंगे, फिर मामला कल तक डिले हो गया। किस चीज का इंतजार है? फैसला इतना दूर क्यों भाग रहा है? देखिए, ये तो बेहतर चीफ साहब बता सकते हैं कि क्यों फैसला दूर भाग रहा है। सारी बातें तो आपको पता होती है जुल्फिकार साहब। उस तरह से सलमा, हम तो ज़ाहिर लाहौर में बैठे हैं, आप इस्लामाबाद में, अनवर भाई के पास सारी खबरें होंगी। देखें, जो इम्पैक्ट एक ये बाल टू बाल कमेंट्री चल रही है ना चैनल्स के ऊपर, और अदालती कार्रवाई सारी दिखाई जा रही है, एक हद तक लोग इन चीजों को डाइजेस्ट करते हैं, लोगों को अच्छी भी लगती हैं। फिर एक वक्त आता है कि वो ये कैमरा किसी को माफ नहीं करता। ये फिर सही इंसाफ करता है, फिर लोगों को चीजें बुरी भी लगना शुरू हो जाती हैं। तो आज मैंने जो फीडबैक लोगों से लिया है, मुझे कोई शख्स इस हवाले से मुतमिन नजर नहीं आया। हर शख्स ये कहता हुआ नजर आया कि ये कौन सा कौमी मसला है,
آپ کا ایشو ہے، آپ بیٹھ کے طے کر لیں، اس پہ پوری قوم کے اندر ایک بالکل ہیجانی کیفیت ہے. ایک وکیل صاحب آج وہاں پہ بول پڑے اور چیف صاحب کے سامنے وہ انہوں نے باتیں بھی کر دیں، جو باتیں ظاہر ہے مجھے تو اچھی نہیں لگی. میرا چیف جسٹس ہے، وہ میری کورٹ ہے، وہ عدالت عالیہ ہے، لیکن عدالت عظمیٰ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں پبلک سوچتی، عام آدمی سوچتا ہے کہ میرا پریکٹس اینڈ پروسیجرز کے معاملے سے میرا تعلق کیا ہے. میرا نان، میرا پیٹرول، میرا جو گروسری ہے اس کے سے کوئی تعلق ہے جس میں عام آدمی بیچارہ الجھا ہوا ہے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف صاحب کو ضرور یہ قانون کی حکمرانی قائم کرنی چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ لوور کورٹس کے اندر جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں، ان چیزوں کی طرف توجہ دیں جو ایئر ٹائم مناسب چیزوں کو دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. انور صاحب، عدالت عظمیٰ ہو یا عالیہ ہو، لیکن لوگوں کی نظریں عظمیٰ اور عالیہ پہ رہتی ہیں کہ دونوں طرف سے کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں. ابھی آج فرد جرم کے لیے تاریخ طے ہو گئی ہے 17 اکتوبر، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد یہ جو سائفر کیس ہے یہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سیاسی موت ثابت ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اور عالیہ کے درمیان مجھے پھنسانا چاہتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ میری بھی کوئی ویڈیو جائے اور میں بھی کوئی. اچھا، دوسری بات یہ دیکھیے، یہ آپ کے گھر میں لڑائی کروا جی آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کے آئین اور قانون ہوتا ہے، اگر کسی ملک میں آئین اور قانون نہیں نا تو اس ملک میں نہ تو انصاف رہتا ہے اور نہ وہ ملک پائیداری کے ساتھ آگے چل سکتا ہے. لہٰذا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا یہ کام ہے. ہاں، یہ بات بالکل درست ہے کہ جو پینڈنگ کیسز ہے ان پر بھی اتنی توجہ دینی چاہیے جتنی آپ پولیٹیکل کیسز پر دیتے ہیں. کسی پروسیجرل بل کے حوالے سے آج جو وکلا تھے ان کے غیر ضروری کامنٹس تھے اور انہوں نے وقت گین کرنے کے لیے سارا کچھ کیا تھا. ہاں، اور کل اب اس پر ڈیفینیٹلی لگ یہ رہا ہے کہ فیصلہ ہوگا. اور مجھے جو آج کے آرگومنٹ تھے جو چیف صاحب کی اس سے تھی، ہم صرف اس پہ اپنا آرگومنٹ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، فیصلہ تو کل پتہ چلے گا کیا ہوگا. لیکن لگتا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور یہ بل کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، بحال کر دیا جائے گا. مجھے یہ لگتا ہے سارے آرگومنٹ سے اور باقی جو باڈی لینگویج ہے ججز کی وہ دیکھ کر. جی سلمہ، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے جو انور صاحب نے کہا، کہیں 10-5 کی میجورٹی جو ہے وہ اس کے حق میں آئے گی. اور پی ٹی آئی کا آپ نے کہا 17 اکتوبر کو فرد جرم، وہ بھی ایک پروسیجر ہے. دیکھیے وہ پورا ہونا سے جو ان کی صحت جرم سے انکار کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ پروسیجر چلتا جائے گا. یہ تو ایک قانونی پروسیجر ہے جو کرنا چاہیے. نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ وہ دیکھیں نا، یہ سیاست سے لنک کیا جا رہا ہے نا. آپ دیکھیں گے نا کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ کوششیں کی جا رہی ہیں فیصلہ سازوں کی طرف سے کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں حصہ لے، ٹھیک، لیکن جو چیئرمین ہے جس طرح وہ جن پر جو کیسز ہیں ان کو فیس کریں. اب وہ فیصلہ 1 دن میں ہو، 2 دن میں ہو، سال میں ہو، 2 میں ہو، 3 میں ہو. آپ اس کو ذرا سمجھیے کہ جو عام انتخابات ہیں ان عام انتخابات میں ممکن ہے جس طرح کے کیسز ہیں جو چلتے چلے آ رہے ہیں اور وہ سارے آپ کو پتہ ہے پنجاب میں بھی جو تھے 9 مئی کے کیسز ان کو بھی کلب کر لیا گیا. اب ان میں وقت لگے گا، وقت لگے گا. بالکل ٹھیک ہے. احتشام صاحب، آج آپ بہت اپریشیٹ کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو. انہوں نے کہا کہ بھئی میں باہر ہوں، میرا دشمن جیل میں ہو تو مزہ نہیں آتا لڑائی کا. آپ کے خیال میں اس سارے سیناریو کے اندر مولانا نے اگر یہ سٹیٹمنٹ دیا، ایک تو اس سے پہلے انہوں نے کیوں نہیں سوچی؟ اتنی دانشمندانہ بات، اتنی عقل مندی کی بات. پھر دوسری یہ کہ کیا وہ مستقبل میں وہ مقبولیت چاہتے ہیں جو چیئرمین پی ٹی آئی کی ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کا الحاق چاہتے ہیں وہ، یا یہ جسٹ ایک سٹیٹمنٹ تھا اپنے سیاسی قد کو بڑا کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میں مولانا صاحب پہ آتا ہوں، لیکن آج جو سارا دن آپ نے دیکھا کہ اس بل پہ بحث ہوتی رہی اور جو ہم سنتے رہے، بڑا واضح طور پہ ڈیوائڈ نظر آ رہی تھی. جس طرح چیف جسٹس صاحب اطہر من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ ایک طرف تھے، جسٹس منیر اختر اور اعجاز الحسن اور عائشہ ملک صاحبہ وہ ایک طرف تھی. وہ کئی دفعہ تو مجھے لگا کہ آرگومنٹ ان کے آپس میں ہو رہے ہیں. دیکھیں، وہ تو لگ رہا ہے ڈویژن اس میں قائم ہے، لیکن آپ بالکل دونوں کی، تو میں ایگری کرتا ہوں کہ فائنلی یہ بل جو ہے نا وہ واپس ہو جائے گا اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو مانیں گے. اب مولانا صاحب کا جو بیان ہے نا، یہ بظاہر تو بہت سارے لوگ اس کو ہیٹر سے بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ کچھ گراؤنڈ کور کرنا چاہتے ہیں جو تعلقات پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ خراب ہوئے ہیں. اصل میں اس کو کہتے ہیں میسیجنگ، سگنلنگ، پوسچرنگ، کہ آپ ایک بات کرتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو میسج دے رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کو دے رہے ہیں. دیکھیں، وہ ایک بہت حد تک وہ آپ نے دیکھا کہ ایک اسٹیج پہ وہ اپنا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے. مرزا، آپ کو یاد ہے پشاور نیب نے جب گرفتاری کا حکم دیا تھا ان کو، تو یہ کہتے تھے میں 10,000 بندہ لے کے جاؤں گا، نیب نے نہیں بلایا تھا. تو دیکھیں، یہ ایک ادھر بھی میسج ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ نا پیپلز پارٹی علیحدہ ناراض ہے. وہ کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے. نون والے کہتے ہیں ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں. نون پی ایم ایل ایل کہتی ہے کہ جو وہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑا واضح طور پہ یہ کیئر ٹیکر کا ٹلٹ ہے ٹورڈز پی ایم ایل این، اس کو ختم کیا جائے.
अब फजल रहमान साहब बीच में फंस गए हैं क्योंकि उन दोनों के साथ उनकी बात नहीं बन रही। एक जगह तो कामयाब हो गए, सिंध की हद तक तो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर वो करेंगे, अपना सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन लड़ेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि जो एक उनका बड़ा सारी जिंदगी का एक ख्वाब था सलमा कि मैं सदर पाकिस्तान बनूं, आपको याद है विकी लीक्स में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जी आप एक दफ़ा अमरीकी हो, मुझे भी तो प्राइम मिनिस्टर बना के देखें, मैं आपके लिए डिलीवर कर सकता हूँ। लेकिन अब ये ख्वाहिशें तो हैं, सियासी तौर पे बहुत जिसको कहते हैं ज़हीन आदमी है, अपने कार्ड बड़ी सोच समझ के खेलते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस स्टेज पे सियासी तौर पे उनके हाथ खाली हैं, वो तो हाथ पांव मार रहे हैं कि किस तरीके से किसी बड़ी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट इस वक्त सारों के हाथ खाली लगते हैं डॉक्टर साहब, इस वक्त किसी की भी झोली भरी हुई नजर नहीं आती। लेवल प्लेइंग फील्ड पहले नून लीग कहती थी हमारे लिए नहीं है, फिर पीटीआई कहती थी हमारे लिए नहीं है, अब पीपल्स पार्टी कहती है हमारे लिए नहीं है। लेकिन बजाहिर तमाम सियासी जमातों का ख्याल ये है कि ये जो प्लेइंग फील्ड के लिए फील्डिंग जितनी भी है, ये नून लीग के लिए सेट हुई हुई है। देखिए, वो बच्चा मास्टर जी को कहता है कि मास्टर जी मैंने नकल करा दो, इम्तिहान पास करा दो। यहाँ पे हर पार्टी, मैं ये समझाऊं कि जब वो सियासी जमात ये कहती है, जब सियासी जमात ये कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो वो दरखास्त कर रही है एस्टेब्लिशमेंट से कि जी मुझे इलेक्शन जितवा दें, मेरे मुखालिफिन जो हैं उनको बिठा दें और मुझे इलेक्शन जितवा दें। अब देखिए, आपको जो काम करना चाहिए, वो जो बच्चा कहता है मुझे नकल करवा दे, उसको चाहिए कि अपना सबक याद करे, उसको चाहिए कि मेहनत करे। यहाँ पे सियासी जमातों को और सियासी क़यादत को चाहिए कि कोई बयानियां बनाएं, कोई कारकर्दगी दिखाएं, कोई फ्यूचर का विजन बताएं कि जी आपके ये प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई का इशू है, डेट सर्विसिंग का इशू है, ये हमारे पास सोल्यूशंस हैं। तो ये कोई सियासी जमात ना बयानियां देती है, ना फ्यूचर का विजन देती है, ना कोई अपनी कारकर्दगी दिखा सकती है, तो फिर ये कह दीजिए कि एस्टेब्लिशमेंट खुदाया हमारी मदद कर दें, हमारे खिलाफ जो सियासी हरीफ है उनको बिठा दें या उनको हमारे साथ मिला दें। यानी आपके ख्याल में सियासी जमातों को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि मेहनत कर हसद ना कर। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर नीति पे भी बात होगी। और अभी एक मामला बाकी है जिस पे हमने बात करनी है, वो है तेल की बढ़ती हुई कीमतों का। अगर आलमी मंडी में ये कीमतें बढ़ रही हैं तो पाकिस्तानियों तक इसका इम्पैक्ट क्या फौरी तौर पे आ जाएगा या इसमें महीना लगेगा, क्या सूरत हाल होगी? हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। पाकिस्तानी उम्मीद लगाए बैठे थे कि पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन अब कुछ ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती। अनवर साहब, अगर पेट्रोल मजीद महंगा हो गया तो हालात किस तरफ जाएंगे? पहले तो पाकिस्तानी किस बात कर रहे हैं? डॉलर कर रहे हैं, उधर आलमी मार्केट में तेल की कीमत तो कर रहे नीचे आ गया ना, हैं, नीचे आ गया ना, पता नहीं चलता, फिर ऊपर से आ जाता है फौरन से, नीचे बड़ा मुश्किल से आता है। लेकिन तेल की कीमतों में भी है ना, वो पाकिस्तान को उसका फायदा तो होता है ना, आवाम को होता है, क्योंकि जो हमारे पास अब निगरान सेटअप है, इन्होंने क्या रिलीफ देना है, क्या इन्होंने उसी वसाइल के अंदर रह के पाकिस्तान के हालात को बेहतर करना और चलाना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि तेल की कीमतें बढ़ती चढ़ती रहती हैं। यहाँ पर हालात को बेहतर करने के लिए आपके आम इंतखाबात होना जरूरी है। उसके बाद नई जो हुकूमत बनेगी उससे आवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ मिलेगा। अभी तो आप वो क्या रिलीफ सर, वो ये रिलीफ देखें ना, कम से कम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ममालिक हैं, वो आपसे एमओयूज करेंगे, इन्वेस्टमेंट की एक जो हमें ख्वाब दिखाया गया है, शायद यहाँ पर सरमायाकारी हो, हालात बेहतर होंगे सिक्योरिटी के, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकेगी। वो लॉन्ग टर्म होगा ना, पता होगा तमाम मालिक को ये 5 साल के लिए गवर्नमेंट आई है। वो अलग बात है कि 3 साल बाद फिर कोई चला जाए, लेकिन कम से कम आपके साथ नेगोशिएशन करने के लिए ममालिक आप पर ट्रस्ट करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आवाम को रिलीफ मिलेगा। जितने निगरान सेटअप क्या रिलीफ देगा, नहीं, एतबार की बात नहीं है। देखिए ना, निगरान हुकूमत पे आप उस तरह नहीं कर सकते, मुंतखब हुकूमतों के साथ लोग। डॉक्टर साहब, ये जो तेल की कीमतें बढ़ती हैं आलमी मंडी में, इसका इम्पैक्ट फौरी तौर पे आता है पाकिस्तानी अवाम पे या 1 महीने बाद? क्योंकि हमारी परचेजिंग तो पहले हो जाती है ना। देखिए, हुकूमत बताती नहीं है हमें, कभी कहती है कि जो 3 महीने की एवरेज ली हुई है, कभी कह रहे हैं कि जी पिछले 15 दिन की जो कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर तब्दील करें। जो हमने जमीनी हकीकत देखी है कि जब आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है तो यहाँ फौरन बढ़ जाती है, और जब वहां पे गिरती है तो यहाँ पे गिरती नहीं। अब 100 मिलियन बैरल जो है वो पूरी दुनिया मिलकर इस वक्त बैरल पर डे प्रोड्यूस कर रही है। अमेरिका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इस वक्त तेल का, सऊदी अरब दूसरे नंबर पे आता है, फिर रूस है, फिर चीन है, और फिर कनाडा भी चौथा पांचवा बड़ा है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर तो ये जंग शॉर्ट रहती है, अगर ये 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते का खेल रखता है, तो फिर तो इतनी ज्यादा कीमतें में इजाफा नहीं होगा और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी नहीं होगा। अगर ये जंग लंबी हो जाती है और हिजबुल्लाह घुस जाती है और फैलना शुरू हो जाती है, तो फिर इसका असर जरूर होगा। बिल्कुल ठीक है। जुल्फिकार साहब, वैसे अभी हम देख रहे हैं कि बड़ा ट्रेंड हो गया है कि लोगों ने पूल इन करना शुरू कर दिया है, और एक अभी सर्वे भी हुआ है हालिया
जिसके मुताबिक कोविड में जितनी कंजम्पशन थी फ्यूल की उतनी हो गई है, यानी कम हो गई है। जुलाई से सितंबर तक पेट्रोल का इस्तेमाल 23% कम हुआ है, डीजल के इस्तेमाल में 30% कमी हुई है। आपके ख्याल में मसले का हल यही है कि हम कंजम्पशन को महदूद कर दें, इसके अलावा भी कोई सोल्यूशन है? देखिए, लगता है कि हमास ने पाकिस्तानी निगरान गवर्नमेंट के खिलाफ ही साजिश की है, क्योंकि वो तो प्राइड ले रहे थे, 30 रुपए पेट्रोल कम कर रहे थे। अब अगर रुक जाता है तो जाहिर है ये गिला तो उनपे होगा कि यार चंद दिन रुक जाते। मैं समझता हूँ कि जंग के इसरात यकीनी तौर पे होंगे, लेकिन शर्त यह है कि अरब कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, अगर वहां तक इसका इम्पैक्ट आता है, वो इफेक्ट होते हैं, तो फिर इस पे फर्क पड़ेगा। फौरी तौर पे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट रिलीफ देना चाह रही है, वो रिलीफ जरूर देगी। वो कम हो सकता है, 28 रुपए कह रहे हैं, 28 से 25-20 हो सकता है, लेकिन वो मेरा ख्याल है पास ऑन होगा। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है जो डॉक्टर साहब ने बात की कि जो महंगाई का एक इशारा ही छोटा सा आता है तो वो हमारे ऊपर फौरी तौर पे 1 सेकंड में अप्लाई हो जाता है, और जब वहां पे रिलीफ होता है तो फिर हम देखते रह जाते हैं। हम सोशल मीडिया पे ढूंढते रहते हैं कि आलमी मंडी की क्या सिचुएशन है। ये बड़ी बदकिस्मती है, और ये उस वक्त होगा जब डॉलर अपनी असल पोजीशन में आएगा, और डॉलर को अपनी असल आपकी पोजीशन में लाने के लिए होगी। कोशिशें जारी हैं। वक्त कम है, जुल्फिकार से मुझे एहतशाम साहब की तरफ बढ़ना है। एहतशाम साहब, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, अवाम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी शायद कुछ पैसे कम होंगे। हमने 2 दिन पहले ही जिक्र किया था कि आलमी मंडी में कीमत कम हुई है, वो कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। अब क्या होगा पाकिस्तानी अवाम के साथ? देखिए, ये जो जुल्फकार बात कर रहे हैं ना, मेरा भी कंसर्न यही था, या मेरा फियर ये था कि ये जो अभी कहा जा रहा था, आपने देखा पिछले दिनों 26 रुपए बढ़ाया, उसके बाद 8 रुपए 6 रुपए या 8 रुपए कम किया इन्होंने। अब ये दोबारा से आ रही थी 28 से 30 रुपए कम करने की बात कि जी कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल है इससे बहुत फर्क पड़ना था, क्योंकि आप देख लें ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं, उसके बाद हर चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि डॉक्टर साहब ये आहिस्ता आहिस्ता ये प्राइसेस ऊपर जाएंगी। उसकी वजह कि कॉन्फ्लिक्ट अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल मार्केट $88 गालिबन 30 सेंट जो है ना इन्होंने बढ़ाया न्यूयॉर्क ब्रंट जो है, और मेरा ख्याल है ये वहीं से ये सिग्नल आना शुरू हो गए कि शायद ये रुकेगा नहीं अगर ये जंग आगे बढ़ती है। मेरा दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से रशिया और सऊदी अरब ने 1 मिलियन 1.5 मिलियन अपना पेट्रोल जो है ना कट लगाया था, सऊदी अरब ने अकेला जो 2 मिलियन हो गया था, और अपना बजट बैलेंस करने के लिए, और रशिया ने एक्सपोर्ट करने के लिए। तो मेरा ख्याल है ये ओपेक वाले, आपको पता है ये भी एक माफिया है अनवर रज़ा, ये भी जब आप चाहते हैं जिस वक्त ये लोगों के लिए मसाइल पैदा कर देते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत के पास बड़ा कम क्वेश्चन रह गया कि पब्लिक को रिलीफ दे। ये 28-30 का जो मिलने वाला था, मुझे डर है कि यह वापस नहीं आएगा शायद। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही पब्लिक ओपिनियन का वक्त हो गया है, लेकिन पेट्रोल बचाने का और अपनी कॉस्ट को भी महदूद करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप सफर करने के लिए कार पूल शुरू करें, अपने दोस्तों को अपने साथ मिलाएं, पैसे कंट्रीब्यूट करें, आपके पैसे फ्यूल के माहाना कम हो जाएंगे। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।